Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to your KPKNR channel. Hi, dears. My name is Said Anwar Sarwar and you are watching KPKNRs. जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है एचएन का यूनिट नंबर 1 जिससे हमने कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर डिस्कस किए लाइक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज हम लास्ट डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ कॉल्ड एसोफेजियल कैंसर और ट्यूमर को। इससे पहले कि हम प्रॉपर तरीके से लेक्चर को स्टार्ट करें प्लीज़ अपने साथ कॉपी और पेन उठाइए। जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ अपने साथ नोट कीजिए। व्हाट इज़ एसोफेजियल कैंसर? एसोफेगस आप लोग जानते हैं कि हमारा फूड पाइप है जिससे फूड गुजर कर हमारे स्टोमक में आता है। और कैंसर का मतलब होता है एबनॉर्मल सेल डिवीजन। नॉर्मली हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल डिवीजन होता है लेकिन वो ज़रूरत के मुताबिक होता है। लेकिन जब यही सेल डिवीजन किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, कोई म्यूटेशन की वजह से या रेडिएशन की वजह से कोई सेल में चेंजेस आ जाए तो फिर वो बिल्कुल गैर ज़रूरी सेल डिवीजन स्टार्ट होता है एबनॉर्मल तरीके से। तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल सेल डिवीजन या मैलिग्नेंट ट्यूमर बनाता है और कैंसर कहते हैं। तो ये हमारे पास एसोफेजियल कैंसर हुआ। अभी हम डिफाइन करने वाले हैं एसोफेजियल कैंसर। कैंसर ऑफ एसोफेगस आल्सो नोन एज एसोफेजियल कैंसर इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर दैट डेवलप इन द टिश्यू ऑफ एसोफेगस। जब एसोफेगस के टिश्यू में किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, किसी म्यूटेशन की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाए, कैंसरस ट्यूमर बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं? एसोफेजियल कैंसर। एक हमारे पास बिनाइन ट्यूमर होता है, उसमें हमारे पास नॉन कैंसरस सेल पाए जाते हैं, वो भी एबनॉर्मल सेल ऑफ द ग्रोथ है लेकिन वहाँ पर कैंसरस सेल नहीं पाए जाते और वो इजीली ट्रांसफर नहीं होते एक जगह से दूसरी जगह में। राइट, क्लियर हुआ। और मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में हमारे पास एबनॉर्मल सेल पाए जाते हैं और इजीली ट्रांसफर होते एक जगह से दूसरी जगह में। यहाँ पर हमारे पास कैंसरस सेल पाए जाते हैं। ओके जी, हमारे पास एसोफेगस कैंसर का डेफिनेशन हुआ। अब ये एसोफेजियल कैंसर कहाँ से अराइज होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये एमसीक्यूज के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोफेजियल कैंसर टिपिकली अराइज फ्रॉम द इनर लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस एंड कैन स्प्रेड टू नियरबाई टिश्यू एंड ऑर्गन्स इफ नॉट डायग्नोस्ड एंड ट्रीटेड एट द अर्ली स्टेज। एसोफेजियल कैंसर हमारे पास टिपिकली जो स्टार्ट होता है, अराइज होता है, वो इनर लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस से, यानी कि जो बिल्कुल एसोफेगस की इनर लाइनिंग से। हमारे पास एसोफेगस मसल से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, स्क्वामस सेल से बना होता है और ग्लैंडुलर सेल से बना होता है जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। इनर लाइनिंग में हमारे पास 2 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक हमारे पास स्क्वामस सेल जो कि फ्लैट और थिन लाइक सेल है और दूसरे हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू जो कि म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो इन दोनों जगहों पे हमारे पास कैंसर सेल पाए जाते हैं और यहाँ से अराइज होता है एसोफेजियल कैंसर। तो ये अपने साथ नोट कीजिए कि हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस से एसोफेजियल कैंसर अराइज होता है। अगर इसको टाइम पर नहीं ट्रीट किया जाए तो ये हमारे पास इजीली ट्रांसफर हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह में। ओके जी, देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ द एसोफेजियल कैंसर। नंबर 1 एडेनोकार्सिनोमा, सेकंड वन इज स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। ये दोनों कंपोनेंट हमारे पास इनर लाइनिंग ऑफ द एसोफेगस में पाया जाता है। ओके जी, और ये एडेनोकार्सिनोमा हमारे पास यूएसए के वाइड लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये भी अपने साथ नोट कीजिए, एमसीक्यूज में कई बार आया है कि व्हेन कैंसर बिगेन्स इन द ग्लैंडुलर सेल ऑफ द एसोफेगस दैट लाई इन द एसोफेगस व्हिच प्रोड्यूस एंड रिलीज द म्यूकस इज कॉल्ड एडेनोकार्सिनोमा। यानी कि एसोफेगस के म्यूकस सेक्रेटिक सेल में जब कैंसर पाया जाए या कैंसर एबनॉर्मल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एडेनोकार्सिनोमा। और ये हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है? इन द लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस नियर द स्टोमक एंड ऑफ्टन काज बाय बेरेड एसोफेगस। ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द एसोफेगस में ये सेल पाए जाते हैं। और ये भी अपने साथ नोट कीजिए कि ये ऑफ्टन काज होता है किसकी वजह से? बेरेड एसोफेगस की वजह से। बेरेड एसोफेगस का मतलब होता है कि प्री कैंसरस प्रोसेस है, यानी कि कैंसर स्टार्ट होने वाला होता है जब किसी एबनॉर्मेलिटी की वजह से, जब एसोफेगस के नॉर्मल सेल रिप्लेस हो जाए, चेंज हो जाए एबनॉर्मल सेल के साथ, यानी कि एबनॉर्मल सेल जब आए तो उसको हम क्या कहते हैं? बेरेड एसोफेगस। और बेरेड एसोफेगस के बाद ही हमारे पास कैंसर स्टार्ट होता है, एडेनोकार्सिनोमा स्टार्ट होता है या एसोफेजियल कैंसर स्टार्ट होता है। ओके जी, दूसरा हमारे पास है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। स्क्वामस सेल हमारे पास एसोफेगस के इनर लाइनिंग में पाया जाता है और ये सेल हमारे पास फ्लैट लाइक थिन लाइक सेल है। और जब इसी सेल में हमारे पास एबनॉर्मल सेल ऑफ द ग्रोथ पाया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फाउंड इन द अपर and middle section of the esophagus and risk factor in smoking and alcohol ingestions। और ये हमारे पास कहाँ पर पाया जाता है?
ऊपर वाले हिस्से या मिडल वाले हिस्से ऑफ द एसोफेगस में पाया जाता है ये सेल्स और या ये कैंसर। और ये हमारे पास मोस्टली स्मोकिंग या अल्कोहल की वजह से काज हो सकता है दिस टाइप ऑफ कैंसर। तो ये दोनों हमारे पास इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द एसोफेजियल कैंसर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट काजेस फॉर एसोफेजियल कैंसर। नंबर 1, smoking. Yes, because one cigarette contain 400 carcinogenic factor which can easily cause esophageal cancer. Second one is heavy alcohol consumption. Alcohol also contains some factors which can make our immune system weak and which can also erupt our cell which contain in the esophagus. हमारे सेल्स को भी और हमारे इम्यून सिस्टम को भी वीक कर सकते हैं हमारे एसोफेगस में, तो इसलिए इजीली एसोफेजियल कैंसर को काज कर सकते हैं अल्कोहल। क्रोनिक हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स और गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज ये भी हमारे पास काज कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास फूड कंटेंट या एसिड जो होते हैं ऊपर आते हैं और इसकी वजह से हमारे सेल्स के एरप्शन होते हैं और सेल के जो फंक्शन है वो हमारे पास एबनॉर्मल हो जाते हैं। बेरिड एसोफेगस अ कंडीशन दैट समटाइम डेवलप पीपल विद गर्ड्स। तो ये बेरिड एसोफेगस जो होता है जो कि एबनॉर्मल सेल पर मुश्तमिल एसोफेगस होता है, यानी जो नॉर्मल सेल ऑफ द एसोफेगस है वो रिप्लेस होते हैं एबनॉर्मल सेल से, तो इसके बाद भी हमारे पास कैंसर डेवलप हो सकता है। और ये हमारे पास गर्ड्स के डिजीज़ में मोस्टली कॉमन है। एकेलेक्सिया अ रेयर डिसऑर्डर ऑफ द मसल इन द लोअर एसोफेगस। एकेलेक्सिया हमने ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि क्या होता है, तो इसकी वजह से भी हमारे पास एसोफेजियल कैंसर हो सकता है। आगे हमारे पास मैनिफेस्टेशंस है, यानी कि साइन और सिम्टम्स है। ओके जी सर। प्रोग्रेसिव डिस्पीजिया, डिफिकल्टी इन स्वॉल्विंग, बहुत ज़्यादा पेन होगा जब हम कुछ भी खाते हैं या पीते हैं, बिकॉज ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर वहाँ पर सेल इकट्ठे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, जब भी उससे कोई चीज़ गुजरी होगी तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। हॉर्नेस, वॉइस में भी तब्दीली आएंगे, चेंजेस आएंगे, पेस्ट में तब्दीली आएंगे। रिगर्टेशन ऑफ द फूड कंटेंट जो होते हैं जो हमने खाए होते पिया होते वो ऊपर मौत की तरफ आएंगे। फॉल ब्रीथ और स्मेलिंग में भी चेंजेस आएंगे। परसिस्टेंट कफ, बहुत ज़्यादा कफिंग, सिवियर कफिंग होगा बिकॉज ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। डिस्पीजिया इनिशियली विद सॉलिड, देन विद सॉफ्ट फूड एंड इवेंचुअली इवन विद लिक्विड। तो डिस्पीजिया जो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग है वो आहिस्ता आहिस्ता सिवियर होता जाएगा। पहले हमें सॉलिड के साथ मसला होगा, फिर हम जब सॉफ्ट फूड खाएंगे तब भी मसला होगा, लेकिन जब हम फिर बाद में लिक्विड भी पीना स्टार्ट करें तब भी होगा, तो इजीली हमारे पास वर्स होता जाएगा। लेट अकरेंस ऑफ पेन, सबस्टर्नल, एपिगेस्ट्रिक और बैक विद स्वॉल्विंग, तो ये सारे हमारे पास प्रॉब्लम सामने आएंगे जब हम कुछ खाएंगे या पीएंगे। वेट लॉस होगा, कैंसर में भी तो वैसे भी वेट लॉस होता है, तो उसकी वजह से पेशेंट ना कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा। ओके जी। डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, बेरियम स्वॉल्विंग विथ प्लोरोस्कोपी में रिवील अ नैरो एसोफेगस। बेरियम एक लिक्विड है जो कि हम पिलाते हैं पेशेंट को, तो उस वजह से फिर हमें इजीली पता चल सकता है कि कहाँ पर ब्लॉकेज हुई है या नैरोनेस या स्ट्रक्चर हुआ है एसोफेगस का। डेफिनेटिव डायग्नोसिस इज मेड थ्रू गैस्ट्रोड्यूटेनोस्कोपी EGD। ये अपने साथ नोट कीजिए कि हमारे पास जो डेफिनेट डायग्नोस्ट किया जाता है, यानी कि जिससे हमें इजीली पता चल सकता है कि एसोफेजियल कैंसर है, वो हमारे पास है EGD। एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोप्सी का मतलब होता है कि हम टिश्यू लेंगे और लेबोरेटरी में टेस्ट करेंगे। बायोमार्कर टेस्टिंग का मतलब होता है कि हम टेस्ट करेंगे जीन को और या दूसरी कंपोनेंट को, ताकि हमें इंफॉर्मेशन मिले कि कौन से सेल में हमारे पास कैंसर पाया जाता है। लास्ट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर हमारे पास है सिस्टोस्पॉन्ज। इसमें क्या होता है कि एक पिल खिलाया जाता है पेशेंट को और वो पिल हमारे पास फिर एबनॉर्मल सेल टिश्यू को रिमूव करता है और उस सेल को हम फिर लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट किसके ज़रिए इंट्रोड्यूस किया गया है? NHS स्कॉटलैंड ने इंट्रोड्यूस किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसोफेजियल कंडीशन को मालूम करने के लिए, सच एज बेरिड एसोफेगस, कि एसोफेगस में एबनॉर्मल सेल पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोस्पॉन्ज। आगे हमारे पास है मेडिकल मैनेजमेंट। कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट है एंडोस्कोपिक एब्लेटिव थेरापी, जिसमें हमारे पास कई थेरापी मुश्तमिल है। फॉर एग्जांपल फोटोडायनामिक, रेडियोथेरापी एब्लेशन, एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले नंबर पर है रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जिसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसी का रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन का यूज़ करते हैं और वो हमारे पास बर्न्स करते हैं, हीटअप करते हैं एबनॉर्मल सेल को और फिर उस सेल को डैमेज किया जाता है उस हीटअप के ज़रिए। सेकंड हमारे पास है फोटोडायनामिक थेरापी।
ये हमारे पास लाइट का इस्तेमाल करते हैं और उस लाइट के ज़रिए एब्नॉर्मल सेल को डैमेज किया जाता है। तो ये हमारे पास फोटोडायनामिक थेरेपी है। आगे हमारे पास है एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन। इसमें क्या होता है कि एब्नॉर्मल सेल को रिमूव किया जाता है एसोफेगस से, और इसमें हमारे पास सलाइन का भी इस्तेमाल करते हैं जो कि एक लिक्विड के हमारे पास एक सोल्यूशन है। आगे हमारे पास है पैलिएटिव केयर। पैलिएटिव केयर हमारे पास वो केयर है जिसमें हमारे पास इंटेंस पेशेंट यानी कि कैंसरस पेशेंट को रखा जाता है, और ये हमारे पास फॉर यूज़ किया जाता है एडवांस स्टेज कैंसर के लिए, जो कि मुश्तमिल होता है एक्सटर्नल बीम ऑफ द रेडिएशन, कीमोथेरेपी, एसोफेजियल डायलेशन, इलेक्ट्रोकोगुलेशन, फोटोडायनामिक थेरेपी एंड इंसर्शन ऑफ द एक्सपेंडिंग मेटल स्टेंट टू रिलीज सीवियर डिस्पीजिया। तो ये सारे हमारे पास जो यहाँ पर हमने डिस्कस किए ये कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, पैलिएटिव केयर के ऑर्गेनाइजेशन में या पैलिएटिव केयर में ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रोवाइड किए जाते हैं पेशेंट जो कैंसरस पेशेंट होता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि सर्जरी की जाती है पेशेंट को। एसोपेक्टोमी भी हम कैसे ऐसे कहते हैं, एसोपेक्टोमी रिमूवल ऑफ द सेक्शन ऑफ द एसोफेगस। इसमें हमारे पास एब्नॉर्मल टिश्यू सेल होते हैं, इसको रिमूव किया जाता है विद रिकंस्ट्रक्शन यूजिंग पार्ट ऑफ द स्टोमक ऑकेजनली परफॉर्म बट कैरीज मल्टीपल पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। तो इसमें हमारे पास एसोफेगस का एक पार्ट भी इसके साथ अटैच किया जाता है और इसमें हमारे पास एब्नॉर्मल सेल को बिल्कुल रिमूव किया जाता है, और इसकी वजह से सर्जरी की वजह से और भी दूसरी बहुत सी कॉम्प्लिकेशन सामने आ सकती है। तो मैं थोड़ा सा तेज़ जाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं इसकी वजह से ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। नर्सिंग डायग्नोसिस हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास फिर नर्सिंग इंटरवेंशन है। ओके जी, रिस्क फॉर इन्फेक्शंस related to impaired swallowing and compromised immune system such as evidenced by presence of fever, increased white blood cell count, sign of the respiratory infections, cough, chest cognitions। ये सारे हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस में आ जाते हैं। नर्स डायग्नोस कर सकता है कि जब पेशेंट को स्वॉलिंग का मसला हो या उसको बहुत ज़्यादा फेवर हो या उसका इम्यून सिस्टम उसकी वजह से कैंसर की वजह से वीक हुआ हो, जिसकी वजह से वाइट ब्लड सेल जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सिक्रेट हुए हो ब्लड में, और उसको कफिंग का भी मसला हो, कॉग्निशन का भी। ये सारे हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस है। आगे हमारे पास है deficient knowledge about disease process, treatment options and self-care measure as evidenced by patient or family member express confusion or lack of the understanding about disease ट्रीटमेंट ऑप्शन और सेल्फ केयर इंस्ट्रक्शंस। तो पेशेंट को अच्छी तरीके से पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा ट्रीटमेंट के हवाले से, डिजीज़ के हवाले से, और फैमिली को भी। तो इसकी वजह से पेशेंट को और फैमिली को एनजाइटी या कन्फ्यूजन का मसला होगा कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। आगे हमारे पास है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस एंड फंक्शनल एबिलिटी such is evidenced by expression of the dissatisfaction or discomfort with changes in the body image and social withdrawal or low self esteem। तो कैंसर की वजह से पेशेंट का बॉडी इमेज बहुत ज़्यादा चेंज होगा, फिजिकल अपीयरेंस में चेंजेस आएंगे, वेट लॉस होगा, तो उसको सेल्फ एस्टीम का भी मसला होगा और सोशल एंजाइटी भी होगी, लोगों से अकेला रहना पसंद करेगा। रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू एम्पायर्ड swallowing एंड रिफ्लेक्स इज एविडेंस बाय कफिंग, चॉकिंग, हिस्ट्री ऑफ एस्पायरेशन, निमोनिया, डिसेप्निया। तो चूंकि वो सही तरीके से स्वॉल नहीं कर सकेगा तो उसकी वजह से कपिंग भी बहुत ज़्यादा होगा, चॉकिंग भी हो सकता है या एस्पायरेशन भी हो सकते हैं, यानी कि फूड पाइप से आगे ट्रैक में भी आ सकता है फूड वगैरह, और डिसेप्निया ब्रीदिंग का भी मसला होगा। तो ये सारे हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे पेशेंट के साथ। आगे भी हमारे पास नर्सिंग डायग्नोसिस कंटिन्यू है, वही सारी बातें कि एम्पायर्ड स्वॉल्विंग सही तरीके से स्वॉल नहीं कर सकेगा, इम्बेलेंस न्यूट्रिशन चूँकि वो सही तरीके से ना खाएगा ना पिएगा तो उसका जो बॉडी इमेज है या वीकनेस है या वेट लॉस है ये सारे मसले सामने आएंगे, तो इम्बेलेंस ऑफ न्यूट्रिशन होगा। इसके अलावा एंजाइटी भी होगी बिकॉज ना कुछ खा सकेगा ना पी सकेगा, वेट भी लॉस होगा, फिजिकल अपीयरेंस में भी चेंजेस आएंगे, तो एंजाइटी उसी होगी। एक्यूट पेन भी होगा उसको बिकॉज ऑफ द ट्यूमर, चेस्ट पेन हो सकता है उसको, और इसके अलावा ड्यूरिंग स्वॉलिंग भी पेन हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास कॉमन बात है। आगे हमारे पास है नर्सिंग इंटरवेंशन। लास्ट 2 स्लाइड रहते हैं हमारे पास। नर्सिंग इंटरवेंशन में हमारे पास क्या है, इंटरवेंशन फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द पेशेंट न्यूट्रिशनल एंड फिजिकल कंडीशन बिफोर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। तो पेशेंट की सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, उसके डाइट का या सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद या कीमोथेरेपी, रेडिएशन अगर उसे प्रिस्क्राइब की जाए तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट इन लिक्विड सॉफ्ट फॉर्म and promote weight gain
if the patient can consume adequate food orally। तो आपको चाहिए कि आपको उसे जो फूड प्लान है उसे आप रेडी करें कि आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, आपको सॉफ्ट फूड लेना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का एक नर्स को ख्याल रखना चाहिए पेशेंट के हवाले से। इफ़ ओरल इनटेक इज़ नॉट पॉसिबल, पेरेंट्रल इंट्रावेनस और इटरनल ट्यूब फीडिंग न्यूट्रिशन इज़ इनिशिएटेड। अगर वो ओरली न्यूट्रिशन को नहीं ले सकता तो इंट्रावेनसली भी फूड दिया जा सकता है या ट्यूब के ज़रिए भी। इसके अलावा द पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस इज़ मॉनिटर थ्रू आउट द ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो आपको चाहिए कि आपको पेशेंट का हर एक दिन, हर एक घंटे आप उसका न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करें, मॉनिटर करें। द पेशेंट इज़ इन्फॉर्म अबाउट पोटो ऑपरेटिव इक्विपमेंट दैट विल बी यूज सच इज क्लोज chest drainage, nasogastric suction, पेरेंट्रल फ्लूइड थेरेपी एंड गैस्ट्रिक इंट्यूबेशन। तो पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए, उसे गाइड करना चाहिए, उसे इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको इन सारी चीज़ों का ज़रूरत पड़ सकता है। हम ये इसलिए आपको इस्तेमाल करते हैं कि आपको न्यूट्रिशन या दूसरी मेडिसिन दी जाए, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने होंगे। नर्सिंग इंटरवेंशन हमारे पास कंटिन्यू है। लास्ट स्लाइड है। After recovering from anesthesia, the patient is placed in a low Fowler position and later in the Fowler position to prevent the reflux of the gastric sections। तो जब एनेस्थीसिया से रिकवर हो जाए तो पेशेंट को कौन से पोजीशन पर डालना चाहिए? लो फॉलर पोजीशन, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और बाद में फिर फॉलर पोजीशन में रखना चाहिए ताकि जो उसका जो फूड कंटेंट है वो दोबारा मौत की तरफ रिगर्गेटेशन ना हो जाए। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज ऑब्जर्वेशन इज मेंटेन फॉर रिगर्गेटेशन डिसेप्निया एट द पॉसिबिलिटी ऑफ द एस्पायरेशन न्यूमोनिया। तो क्या हो सकता है कि रिगर्गेटेशन का मसला हो सकता है, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ब्रीथिंग का भी प्रॉब्लम आ सकता है या न्यूमोनिया का भी, एस्पायरेशन का, तो आपको ख्याल रखना चाहिए। द पेशेंट टेम्परेचर मॉनिटर टू डिटेक्ट एनी इवैल्यूएशन दैट मे इंडिकेट द एस्पायरेशन और फ्लूइड सीपेज इनटू द मेडियास्टिनम। तो आपको चाहिए कि टेम्परेचर का भी ख्याल रखा जाए, उसका या रखें, और एस्पायरेशन का भी तो आपको मॉनिटर रखना चाहिए 24 आवर। इसके अलावा इफ द general grafting has been performed, the nurse check the graft viability wholly for at least first 12 hours। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जब जेजिनल ग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि जब एसोफेगस का एबनॉर्मल पार्ट रिप्लेस किया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजिनम पार्ट के साथ, यानी कि जब एसोफेगस में कोई एबनॉर्मेलिटी आए तो डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी के ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन जेजिनम का पार्ट एक लेता है और एसोफेगस में फिट करता है। तो इस सर्जरी को हम क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस, और इसको हम जेजिनम ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। तो नर्स को चाहिए कि पहले 12 घंटों तक ज़रूर नज़र रखें, चेकअप करें, मॉनिटरिंग करें कि कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आई हो। तो ये सारा हमारे पास क्या होता है, नर्सिंग इंटरवेंशन में आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। इंशाल्लाह हम आगे फिजियोलॉजी की स्लाइड डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।